नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम बात करेंगे सोयाबीन की। कम नहीं पड़ेगी सोयाबीन क्योंकि सोपा का मानना है कि यहां पर प्रोडक्शन बढ़कर आ सकता है। सोपा ने सोयाबीन की पैदावार बढ़ने की उम्मीद जताई है, तो इस पर करेंगे बातचीत। कितना प्रोडक्शन बढ़ सकता है, प्राइसेस पर क्या व्यू बन रहा है, साथ ही बात करेंगे एमसीएक्स पर एक नए वायदा की। कॉटन ऑयल का नया वायदा शुरू हुआ है, आज पहला दिन था। किस तरीके के वॉल्यूम्स रहे हैं, क्या सिनर्जीज देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी, इस पर बातचीत करेंगे। और बात करेंगे गोल्ड की, क्या ये सही मौका है सोने में एंट्री लेने का। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक, साथ ही एमसीएक्स के हेड एग्री बिजनेस अभिषेक गोविलकर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और इसके अलावा प्रतिफिन मार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और एसएसजे फाइनेंस के सिक्योरिटीज के एवीपी प्रियंक उपाध्याय बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले बात सोयाबीन की कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोपा ने जो एस्टिमेट जारी किए हैं उसके मुताबिक इंडिया में जो सोयाबीन का आउटपुट है वो बढ़कर आ सकता है। कितना आउटपुट बढ़ सकता है, इस पर व्यू लेते हैं। पाठक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो जो एस्टिमेट्स आपने जारी किए हैं, किन ग्राउंड्स पर किए हैं, कितना परसेंटेज इंक्रीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रीवियस अनुमान से? देखिए, ये एस्टिमेट हमने जारी किए हैं एक 10 दिन का। हमारी 3 टीमों ने राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 51 जिलों में एक 6-7 हज़ार किलोमीटर का दौरा किया और वहाँ पे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कुछ किए, किसानों से बात की, इनपुट सप्लाई से, मतलब जितने सर्वे के जो सिस्टम्स हैं वो सब इस्तेमाल करते हुए 10 दिन में जो डेटा वो लेके आए उसको हमने एनालाइज किया। दाने में, फली में कितने दाने हैं, कहाँ खराब हुआ, कहाँ बीमारी थी, कहाँ पानी भर गया था, और उसके हिसाब से हमने अनुमान लगाया है कि उत्पादकता पिछले साल के मुकाबले, जो पिछले साल 1002 किलो पर हेक्टेयर थी, वो इस बार बढ़ के 1062 किलो हो गई है, सॉरी 1063 किलो हो गई है। और एरिया हमारे अनुमान से पिछले साल के मुकाबले सिमिलर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे एरिया में सोयाबीन का एरिया कॉर्न में शिफ्ट हो गया, मेज में, मक्के में। महाराष्ट्र में कुछ एरिया, काफी सारा एरिया दालों में चला गया है, तुअर में। इंटरक्रॉपिंग जो पहले कुछ परसेंट थी वो तो काफी बढ़ गई है। कुछ एरिया गन्ने से सोयाबीन में शिफ्ट हुआ है। ये सबको देखते हुए हमारा जो अनुमान है एरिया का, वो पिछले साल के मुकाबले उतना ही है। लेकिन क्योंकि उत्पादकता बढ़ी है तो इस साल की क्रॉप 125.817 लगभग 126 लाख टन है, जो कि पिछले साल 119 लाख टन थी। तो करीब 8% की बढ़त मुझे क्रॉप में ऑल इंडिया बेस पे दिख रही है। अच्छा, 8% की बढ़त आपको दिख रही है क्रॉप में। अच्छा, जो टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन रहा है वो तो शायद गवर्नमेंट की जो फिगर रही थी उससे लोअर साइड पर रहा है। हमारे हिसाब से देखिए, गवर्नमेंट की फिगर काफी ज्यादा 125 लाख हेक्टेयर है। हमने अनुमान लगाया है, हमने जो एरिया का, जैसे गवर्नमेंट ने अभी पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश का एरिया बढ़ा के 2 लाख हेक्टेयर बढ़ा दिया पिछले हफ्ते में, जबकि फसल तो बिल्कुल तैयार थी और एक्चुअली कटना शुरू हो गई है। हमने उस एरिया को, गवर्नमेंट के एरिया को नहीं लिया है, हमने 53 लाख हेक्टेयर ही लिया है। ऐसे ही महाराष्ट्र में एरिया, सरकार का एरिया 50-50 लाख हेक्टेयर है। हमारा अनुमान है कि वो 50.5 नहीं है, 45 लाख हेक्टेयर के आसपास है, जो कि पिछले साल के मुकाबले फिर भी ज्यादा है। तो एरिया हमने इस हिसाब से कम किया है। उपज हमको ज्यादा दिख रही है, उसके हिसाब से टोटल उपज भी ज्यादा है। अच्छा पाठक जी, प्राइसेस पर भी अपनी राय दीजिए। हम अगर सोयाबीन प्राइसेस की बात करें तो रिसेंटली तो काफी मिक्स ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। अब अगर आप 8% ज्यादा प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या मान के चलें कि प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर बना रहेगा? क्या व्यू है भाव पर? देखिए, मैं एज ए प्रिंसिपल कभी प्राइस पे बात नहीं करता हूँ, एक्सेप्ट फॉर फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटली जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि पिछले साल का कैरी ओवर है करीब 11.5 लाख टन। एक क्रॉप इस साल 126 लाख टन है। जो डिमांड है, काफी सारी सोयाबीन मील की डिमांड डीडीजीएस में जा रही है, तो थोड़ी डिमांड डिस्ट्रक्शन है। और जितना एथेनॉल बनाने की भी हम बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि डीडीजीएस की सप्लाई और बढ़ेगी पोल्ट्री इंडस्ट्री में, तो सोयाबीन मील की डिमांड कम रहेगी। इस सबको देखते हुए मुझे कोई ऐसा फैक्टर दिखाई नहीं पड़ता है जिससे प्राइस में कोई बड़ी रैली हो। तो मैं प्राइस पे कोई व्यू देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई तो प्राइस थोड़ी बढ़ी थी। बाहर के मुल्कों में तेल की प्राइसेस भी थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन अभी जब से फसल आनी शुरू हुई है
प्राइस फिर से एमएसपी के नीचे आ गई है। तो ये सब ट्रेंड है, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस क्या रहेगी। अब मैं प्राइस पे कोई व्यू नहीं देता हूँ। हम्म, हम्म, ओके। अच्छा सर, आखिरी सवाल होगा आपसे। डिमांड पर तो आप बोल ही सकते हैं, डिमांड कैसी रह सकती है? सोयाबीन ऑयल की कैसी है फिलहाल? देखिए, ऑयल की डिमांड तो अपने को मालूम है। ऑयल की सेकंड लार्जेस्ट यूज्ड ऑयल है सोयाबीन का इंडिया में। ऑयल की डिमांड तो जैसी है वैसी रहेगी। जितना हमारी आबादी थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ा यूसेज बढ़ रहा है, तो डिमांड तो उतना उतना बढ़ेगा ही। हर साल बढ़ता है, इस साल भी बढ़ेगा। सोयाबीन मील की डिमांड जो है उसमें मुझे बड़ी सबड्यूड रही है पिछले पिछले साल। और इस साल जैसे मैंने बोला कि डीडीजीएस का यूज अगर बढ़ेगा, तो सोयाबीन मील की डिमांड अगर और कम रही, तो जितनी पोल्ट्री बढ़ रही है उसके हिसाब से मील की डिमांड नहीं बढ़ेगी। वो इंडस्ट्री के लिए बड़ा नेगेटिव है। और ये एक बड़ा विषय है डिस्कस करने के लिए कि इसके लिए इंडस्ट्री क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट अगर किसी तरह हो पाए, हालांकि हमारी जो प्राइसेस हैं उसको देखते हुए एक्सपोर्ट बड़ा मुश्किल लगता है। अगर ईरान साल भी मार्केट में रहा तो एक्सपोर्ट कुछ अच्छा हो पाएगा। लेकिन असल में क्या होगा ये तो अपने को ये देखने के बाद ही पता लगेगा कि प्राइसेस किस तरह की रहती हैं और ईरान मार्केट में अभी रह पाता है कि नहीं। जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उससे ईरान पे और ज्यादा सैंक्शंस आ सकती हैं, और ज्यादा दबाव आ सकता है। वो शायद इस काबिल ना रहें कि पैसे दे पाएं, लेकिन अभी इस सब पे कहना कुछ मुश्किल है। ओके, चलिए शुक्रिया पाठक जी बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज से और इस खबर पर अपनी राय रखने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एमसीएक्स पर नए कॉन्ट्रैक्ट की। दरअसल एमसीएक्स पर आज कॉटन सीड वॉश ऑयल के फ्यूचर्स लॉन्च हुए और हर कॉन्ट्रैक्ट की जो ट्रेडिंग यूनिट है वो 5 टन की है और जो बेस वैल्यू कोटेड है इन रुपी टर्म्स में वो पर 10 केजी है। किस तरीके का आज का रिस्पॉन्स रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या स्ट्रैटेजी रही, सिनर्जी रही इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करने के पीछे, इस पर करते हैं बातचीत। एमसीएक्स के हेड एग्री बिजनेस अभिषेक गोवलकर हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एक चीज़ और बता दें व्यूअर्स को कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वो अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास है, यानी पार्टिसिपेंट्स को एक अफोर्डेबल एक्सेस मिलेगा हेजिंग के लिए। अभिषेक जी नमस्कार, पहले तो आज का दिन कैसा रहा, किस तरीके के पार्टिसिपेशन दिखा, बताइए। नमस्कार दीपाली जी, थैंक यू। पार्टिसिपेशन तो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही रहा, यानी काफ़ी जो क्रशर्स हैं, क्रशर्स के अलावा बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अभी एज ऑफ नाउ क्योंकि डे 1 है, पार्टिसिपेशन धीरे-धीरे ग्रो हो रहा है। वैसे भी यानी कोई भी नया वायदा जब लॉन्च होता है तो ग्रेजुअली उसमें कमोडिटी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे-जैसे ओपन इंटरेस्ट और जैसे-जैसे उसमें डेप्थ बढ़ती है वैसे-वैसे नए-नए लोग उसमें जुड़ते जाते हैं। बट डे 1 के हिसाब से वी आर सैटिस्फाइड, ओवरऑल जो ट्रेडिंग वॉल्यूम और जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप दिख रहा है उस हिसाब से। बिल्कुल, विद 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 टाइम जो भी फ्यूचर लॉन्च होता है वो मैच्योर होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एनसीडीएक्स पर भी अवेलेबल है, तो आप अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं, क्या स्ट्रैटेजी, क्या परसेप्शन रहा इसको लॉन्च करने के पीछे? पहले तो ये बताइए। जब 2021 में जैसे सीपीओ और सोया ऑयल जो दो सबसे बड़े एडिबल ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने किसी कारणवश सस्पेंड किए थे, उसके बाद मार्केट में कोई भी खाद्य तेल का वायदा न होने की वजह से काफ़ी बड़े लेवल पे जो मार्केट के पार्टिसिपेंट थे या वैल्यू चेन प्लेयर्स थे, उनको एक प्राइस रिस्क या प्राइस वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट फीडबैक हमें मिल रहा था कि एक नए कॉन्ट्रैक्ट्स या कुछ नए हेजिंग टूल्स इंडस्ट्री के लिए हम अगर दे पाए तो वो बेहतर रहेगा। तो उसी लिहाज में हमने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च करके और काफ़ी चीज़ों का जानकारी लेके हमने कॉटन वॉश का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। हमारे एक्सचेंज के ऊपर कॉटन का ऑलरेडी जो रुई का कॉन्ट्रैक्ट है यानी कॉटन कैंडी का, वो एक अच्छा सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट रहा है। उसी इसमें यानी कॉटन बास्केट को और मजबूत देने के लिए हमने कॉटन सीड वॉश ऑयल को चुना और उसी हिसाब से हमने कॉटन सीड वॉश ऑयल आज लॉन्च किया है।
तो यानी जैसे आपने खुद मेंशन किया कि अगर हम पूरी ही कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्री की बात करें तो अगर पिछले कुछ सालों की ही ट्रेंड्स देखें तो काफ़ी वॉल्टिलिटी यहाँ पर रही है, प्राइस वॉल्टिलिटी रही है, फ्लक्चुएटिंग मार्केट डायनामिक्स रहे हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी हो या अनप्रिडिक्टेबल इंटरनेशनल ट्रेंड्स हो। तो आपको लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लाने के बाद ये सब जो इश्यूज जो क्रशर्स पर्टिकुलरली फेस करते थे वो काफ़ी हद तक एड्रेस होंगे प्राइस पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कैसा है ना कि क्योंकि आप जैसे अगर पूरा कॉटन का एक कॉम्प्लेक्स देखें, तो रुई का एक अपना जो डिमांड सप्लाई है, वो टेक्सटाइल की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद जो सीड बचता है, सीड को क्रश करके आपके पास कॉटन केक और कॉटन ऑयल मिलता है। तो कॉटन केक का अगेन बाकी जो एनिमल फीड्स है, उसके हिसाब से उसका प्राइस डायनामिक काफ़ी हद तक बाकी एनिमल फीड्स के ऊपर डिपेंडेंट और उस इन्फ्लुएंस रहता है। जबकि कॉटन ऑयल जो है ये क्योंकि एक एडिबल ऑयल है और इसका कोरिलेशन बाकी एडिबल ऑयल्स के साथ काफ़ी हद तक है। सो ओवरऑल जो बाकी खाद्य तेलों में जैसे क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, 2/3 जो हमारा कंजम्पशन है वो हम इंपोर्ट्स के थ्रू मीट करते हैं। सो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर एडिबल ऑयल्स में कुछ भी यानी डिमांड सप्लाई मिसमैच होते हैं या वहाँ पे प्राइस वोलेटिलिटी देखने को मिलती है अलग-अलग कारणों की वजह से, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोकल एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस पे भी देखने को मिलता है। और यही सब जो वोलेटिलिटी है या इंड्यूस्ड वोलेटिलिटी है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, उसकी वजह से बहुत सब्सटैंशियल रिस्क था जो कॉटन के क्रशर्स थे, क्योंकि एक तो कॉटन क्रशर्स वैसे भी यानी बाकी जो जैसे अगर सोयाबीन की बात करें या आपके पाम वगैरह की बात करें, इसमें तो काफ़ी ऑर्गेनाइज़्ड और काफ़ी बड़े लेवल के क्रशर्स इंडिया में अवेलेबल है। बट कॉटन इज़ स्टिल मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही आता है और मोस्टली जो कॉटन क्रशर्स है वो एक छोटी क्रशिंग यूनिट्स चलाते हैं और नंबर ऑफ प्लेयर्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एडिबल ऑयल्स। तो उस हिसाब से जो जोखिम था प्राइस रिस्क का, वो काफ़ी हद तक बड़े ज्योग्राफिक लेवल पे भी स्प्रेड आउट था और काफ़ी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट में भी वाइडली स्प्रेड था। सो उसी को मद्देनज़र देखते हुए हमें लगा कि यानी कॉटन सीड वॉश ऑयल विल बी अ मोर सूटेबल जो मार्केट की रिक्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह से मीट कर पाएगा। ओके। आगे कुछ और एग्री कॉन्ट्रैक्ट्स पाइपलाइन में है क्या? हाँ, डेफिनेटली काफ़ी नए कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अभी काम चल रहा है। एज़ एंड व्हेन जैसे हमारा उसके ऊपर काम पूरा होगा, डेफिनेटली वी विल कम बैक टू द मार्केट और उसके बारे में मार्केट को अवगत करेंगे। ओके, बिल्कुल। थैंक यू अभिषेक जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर और इस कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत करने के लिए शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और लौटेंगे तो फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। एसएसजे फाइनेंस सिक्योरिटीज के वीपी प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ मनोज कुमार जैन भी हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। प्रियंक, पहले तो बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स। गुड इवनिंग। आज हमारी पिक कॉपर में रहेगी। हमने देखा कि कॉपर में एक करेक्शन आता हुआ देखा है। ऑलमोस्ट 865 से अभी 815 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। तो ये जो रिसेंट रैली हुई थी उसका ये 61.8% रिट्रेसमेंट के सपोर्ट्स पे अभी मार्केट चल रहा है। तो एक काफी अच्छे सपोर्ट्स है, यहाँ पे बाई इनिशिएट किया जा सकता है अराउंड 815 के आसपास। स्टॉप लॉस 799 का रहेगा और टारगेट्स हम 840 के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी पिक हमारी नेचुरल गैस में रहेगी। नेचुरल गैस ने भी एक डिसेंट करेक्शन फ्रॉम द हाइस देखा है एंड अभी एक क्रूशियल सपोर्ट्स पे है अराउंड 205 जोन। ये अच्छे सपोर्ट जोन्स है, तो यहाँ पे भी बाई किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस बिलो 192 और फिर से हम एक बार 240 245 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, मनोज जी आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? नमस्कार दीपाली जी। यहाँ पे गोल्ड जो है हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर अच्छा बेस जो है बनता हुआ नजर आया है और निचले स्तरों से हम देख रहे हैं कि अच्छे सपोर्ट जो है वहाँ पे बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो सोने में डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। जो दिसंबर का वायदा है वहाँ 75,800 के स्तर पर बाय करना चाहिए, 75,550 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 76,300 के रहेंगे। साथ ही यहाँ पे एग्री कमोडिटी में जो कोरिएंडर का नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 7,420 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रखना है 7,360 का रखना है
और लक्ष्य यहाँ पे 7,550 के रहेंगे। कच्चे तेल पर क्या राय रहेगी मनोज जी आपकी? यहाँ पर IEA के एस्टिमेट्स के बाद से तो प्राइसेस और स्लिप हो गए हैं, $73 के आसपास अब ब्रेंट आ चुका है। ये सरप्लस सप्लाई की वजह से जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, कितना और नीचे ड्रैग कर सकता है मार्केट्स को, क्या व्यू है? हाँ, कच्चे तेल में प्रेशर बना रह सकता है। 2-3 रीजन है। एक तो यहाँ पे जो ओपेक प्लस का रिपोर्ट आया था कि डिमांड को लेकर के कंसर्न्स है, और ओपेक प्लस ने यहाँ पे वर्ष 2024 और 25 के लिए डिमांड का जो फोरकास्ट है वो घटाया है लगभग 40,000 बैरल प्रतिदिन से। साथ ही यहाँ पे जो चाइना की डिमांड को लेकर के भी कंसर्न्स बने हुए हैं, क्योंकि जो स्टिमुलस है उसने डिसअपॉइंट किया है। और अब यह खबरें भी निकल कर आ रही है कि इजराइल जो है वो ईरान की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। तो ये सारे रीजन है जिसके चलते हम कीमतों में लगातार दबाव देख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो है कॉन्ट्रैक्ट से दूर रहने की ही सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि नीचे में 5,800, 5,750 ये जोन में एक सपोर्ट जो है देखने मिल सकते हैं। वर्तमान में यहाँ पे जो प्रेशर है वो बना रह सकता है। ओके, तो नियर टर्म में प्रेशर प्राइसेस पर सस्टेन कर सकता है। 5929 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू मनोज जी और प्रियंका, आप दोनों का ही शो में आने के लिए और स्ट्रैटेजीज क्विकली शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।